हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। 206th episode of Raj Ki Baat is in association with Kamath and Durga Wealth Managers. A big thank you to my coaching class partner, which is Patil Classes. Education partner is Globus ITI Kamti. My food partner is Kakeda Hotel. And I really want to thank someone who has been peddling Nagpur for past 91 years. I'm talking about my cycle partner, which is Naresh Chandra and Company. बैंकिंग के लिए अगर आप अपने एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन वुड बी तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू माय स्टाइलिंग पार्टनर विच इज ड्रायर्स एंड सीजर्स. माय क्लब पार्टनर इज रोजेटा एलीट क्लब. बहरहाल आज पिछले 3 से 4 दिनों में हम काफ़ी इंजॉय कर चुके हैं. उसका इंजॉय करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है दिवाली. सो कल भाई दूज था. आप अगर आपने अपनी बहन को से बात नहीं की है या आपने अगर अपने ब्रदर को फ़ोन नहीं किया है तो आज भी आप कर सकते हैं. भाई दूज सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता है, 365 दिन भाई दूज आप सेलिब्रेट कर सकते हैं. बहरहाल आज जिसकी वजह से हम जिंदा हैं वो है ये पूरी की पूरी भगवान की बनाई हुई क्रिएटिविटी, द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं. लेकिन पिछले 3 दिनों में कई सारे ऐसे लोग हैं जो एनवायरनमेंट को लेकर चिंतित हैं. कई बार मैं चिंतित हो जाता हूँ ऐसे लोगों को पीछे कि वो सिर्फ 3 दिन के लिए ही एनवायरनमेंट को लेकर चिंतित क्यों रहते हैं. उनको वो 365 दिन कहाँ जाते हैं मुझे भी नहीं पता. लेकिन एक व्यक्ति हैं जो कई सालों से एनवायरनमेंट को लेकर चिंतित रहे हैं. वो एक दिन नहीं 365 दिन चिंतित रहे हैं और उनका नाम नागपुर शहर बखूबी जानता है, उन्हें रिस्पेक्ट करता है, उनको फॉलो करता है. मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली कौस्तुभ चैटर्जी की. नमस्कार सर. नमस्कार सर. कैसे हैं? फर्स्ट क्लास. सबसे पहले तो हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है, सैनिटाइज एनवायरनमेंट में है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना मास्क उतार लें. ओके. राज की बात के 206th एपिसोड में आपका स्वागत है जी. सीधी बात पूछूंगा, क्या हम खतरे में हैं? है तो बिल्कुल बिल्कुल खतरे में है. सिर्फ हम नहीं, पर्यावरण को लेके समूचा विश्व खतरे में है, भारत खतरे में है. पिछले 3 दिन में ऐसा क्या हुआ जो हर साल होता है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ध्यान में आ रहा है और उसके पीछे आप एक बहुत बड़ा कारण है? देखो राज, क्या है कि दिवाली के समय फटाके तो फूटते हैं जी. इसे तो कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि ये एक फेस्टिवल है. तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों को थोड़ा अवगत कराना कि ये जो फटाके हम फोड़ते हैं उससे क्या हानि हो सकता है और कितना इम्पैक्ट हो सकता है. दिस ईयर इट वॉज वेरी डिफरेंट बिकॉज एक तो हमारे सर के ऊपर में कोरोना का साया मंडरा रहा है जी. और उसके बाद क्योंकि कोरोना में भी हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा होती है. और ये जब फॉग और स्मोक जब एक साथ मिल जाते हैं तो स्मॉग बनता है और ये डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है. बाद में आई इरिटेशन एंड स्किन में प्रॉब्लम, ये सब बात की बात है. तो यही एक कोशिश थी कि लोगों तक पहुंचना कि इस बार हम जितना हो सके पटाखों से परहेज करें जी. मगर अनफॉर्चुनेटली राज ऐसा हुआ नहीं. अगर आप देखेंगे कि दिवाली के रात मतलब 14 तारीख की रात नागपुर शहर में भी काफी माने में फटाके फूटे. ऐसी खबरें आई कि मुंबई शहर में काफी कम फटाके फोड़े गए, कलकत्ते में काफी कम फटाके फोड़े गए, ऐसी खबरें हैं जी. बट हमने नागपुर में जो हमने एक्सपीरियंस किया उसमें हमने पाया कि फटाके तो काफी फूटे हैं. मगर एक चीज है कि नागपुर महानगर पालिका ने बार बार ये आवेदन निवेदन किया कि जो कर्णभेदी फटाके हैं जो ज्यादा आवाज करते हैं उन्हें ना फोड़े जाए. तो जिसके कारण जो नॉइज पोल्यूशन है वो काफी हद तक कंट्रोल में था. बट एयर पोल्यूशन ऑफ कोर्स काफी ज्यादा था. एंड एयर पोल्यूशन में जो हर साल की स्थिति होती है लगभग वैसी स्थिति थी. लेकिन ग्रीन फटाके भी तो हैं सर. देखिए राज, बात क्या थी राज कि इस बार एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था. फ्रैंकली अगर आप बात करें, आम आदमी की मैं बात करता हूं जी. एक तरफ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कहना था कि जो शहर नॉन अटेनमेंट्स हैं, मतलब जिनमें वायु प्रदूषण है, मेरे ख्याल से 102 शहर है, उसमें फटाके फोड़ना नहीं है. okay. तो उसमें नागपुर भी आता है. सो अगर हम ग्रीन ट्रिब्यूनल को फॉलो करें तो हम फटाके नहीं फोड़ सकते. मगर उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये स्टेटमेंट दिया कि फटाके सिर्फ ग्रीन फटाके ही फोड़ सकते हैं.
अच्छा। सो नाउ कमिंग टू योर ग्रीन फटाका जी। सबसे पहले राज मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये नाम में मुझे थोड़ी सी मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो ग्रीन फटाका है अगर वो एक्चुअली में अगर हम उसके फॉर्मुलेशंस भी देखते हैं तो उसमें भी यही क्लेम किया गया है कि 30% पोल्यूशन लेवल कम होगा जी, अर्थात 70% रहेगा जी। तो जहां 70% प्रदूषण लेवल है वो ग्रीन कैसे हुआ बॉस? सिंपल बेसिक क्वेश्चन ऑफ ए कॉमन मैन। जी। हम ये बोल सकते हैं कि ये कम प्रदूषण करने वाले फटाके। अब जब ग्रीन फटाकों की बात आई तो हमने एक्सटेंसिव मार्केट सर्वे किया, हमारी टीम, हम ग्रीन विजिल फाउंडेशन के हमारे सारे मेंबर्स, हम लोग मार्केट में घूमे और हमने पाया कि करीब 20 to 30% ऐसे फटाके हैं जिन्हें ग्रीन बोला जा रहा है जी। उसके ऊपर में ग्रीन फटाके का लोगो भी लगा हुआ है, मगर ग्रीन फटाकों के साथ एक क्यूआर कोड आता है और क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे जी तो आपको उस क्यूआर कोड में उसके पूरे इंग्रेडिएंट, उसमें क्या केमिकल, सब कुछ आपके सामने आएगा। मगर नागपुर शहर में जितने भी फटाकों के दुकान में हमने क्यूआर कोड स्कैन किए, एक में भी डेटा नहीं आया, अर्थात वो क्यूआर कोड काम के नहीं थे। तो ग्रीन फटाके के जो लोगो थे वो भी काम के नहीं थे। अब एक आम आदमी क्या सोचता है? देखिए, एक आदमी है, समझ लीजिए, जो पर्यावरण के प्रति सचेत है जी। वो पिछले 2 साल से फटाके नहीं फोड़ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि हम फटाके फोड़ेंगे तो प्रदूषण होगा। अच्छी बात है, पर इस बार उसको ऐसा लगा कि भाई मार्केट में ग्रीन फटाके, तो अब तो मैं प्रदूषण कर ही नहीं रहा हूं, चलो भैया धरोले से फटाके फोड़े जी। अगर कोई उसको बोलेगा भैया फटाके फोड़ा, ग्रीन है यार, फटाका थोड़ी प्रॉब्लम होता है जी। तो ये बेसिक जो बॉल की जो स्विंग है ना वही मिस कर गए। हमारे क्रिकेट की भाषा में अगर आप बोलेंगे, बॉल ऑफ स्टंप में गिर के विकेट लेके निकल गया और बैट्समैन को समझा ही नहीं कि वो कहां बॉल स्विंग हो रहा है, क्योंकि ग्रीन फटाके थे ही नहीं। और एक प्रॉब्लम यह था कि एक रेस्ट्रिक्शन था कि 8 से 10 के बीच में फटाके फोड़े जी। तो कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा भैया दिवाली हम कभी भी फोड़े, हमारी मर्जी। पर जो बुद्धिजीवी हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हम ग्रीन क्रैकर खरीदे तो हम प्रदूषण नहीं कर रहे जी, वो 8 से 10 के बीच में फोड़ेंगे जी। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फटाके फोड़ना वॉज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन 8 to 10 जी। और यही कारण है कि 8 बजे से 10 बजे के बीच में हमारे यहाँ पे प्रदूषण का लेवल सबसे ज्यादा हो गया था। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर ग्रीन क्रैकर। बट एक बात है राज जी, पहल बहुत अच्छी है क्योंकि आज तक किसी ने नहीं सोचा कि फटाके से होने वाले प्रदूषण को कम कैसे करें। या तो लोग बोलते थे फटाके फोड़िए या बोलते थे मत फोड़िए जी। ये पहल बहुत अच्छी है कि फटाके फोड़िए मगर प्रदूषण को कम करिए, मगर आज हम सिर्फ 30% कम के मुकाम पे पहुंचे हैं, वो भी मार्केट तक नहीं पहुंचा। 2020 किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। बिल्कुल। दिल्ली में जो प्रदूषण लेवल है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिल्ली सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब वहाँ पर फटाके नहीं फोड़े जाएंगे। क्या महाराष्ट्र सरकार, क्या नागपुर का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे कड़े निर्णय, कुछ ऐसे कॉल्स नहीं ले सकता? क्या उनके वो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है? क्या वो उनके पावर्स में नहीं? देखिए, कॉल्स तो आपको, अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको निर्णय कड़े लेने पड़ेंगे। जैसे आप देखिए, मैं छोटा सा डाइवर्शन ले रहा हूं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या अभी तक हम सोच सकते थे कि गणपति जी का विसर्जन फुटाला तालाब पे नहीं होगा? नागपुर ने ये कभी नहीं देखा था जी। पर इस पैंडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण इस साल सारे तालाबों को सील कर दिया गया था और कोई मूर्ति का विसर्जन तालाब में नहीं हुआ जी। तो अगर हम कोई निर्णय के बारे में सीरियस हैं तो हमें सख्ती से इसको लागू करना पड़ेगा। अगर आप सख्ती से लागू करते हैं तो हर चीज पॉसिबल है। और पर्यावरण के लिए आपको वाकई में जन जागरण अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, मगर सख्ती से आपको कानून को लागू करना पड़ेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जी। जब ये फटाके फूटे 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, ये 3 दिनों का जब एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर
कुछ पैरामीटर हो, कोई अगर एजेंसी है जो ये सब जी, चीज़ों जी। को चेक करती है। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि गवर्नमेंट एजेंसी कुछ और कह रही है और प्राइवेट एजेंसी उसको डिसएग्री कर रही है। बिल्कुल। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या था और इसकी गहराई क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई ये है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आज एयर क्वालिटी किसी शहर का कैसा है वो जानने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, वो भी दो तरह के हैं, 2.5 और 10 माइक्रोन साइज के ऊपर से, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे 11-12 पैरामीटर्स हैं। तो इसमें से कुछ मुख्य पैरामीटर्स को कंबाइन करके एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। अगर हम नागपुर शहर की बात करें तो नागपुर शहर में जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं जी। वो एक है सिविल लाइंस में, एक है डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में, एक है सदर में, एक है हिंगना टी पॉइंट पे और एक शंकर नगर एरिया के पास। अब आप गौर करिए, ये पांचों जो हैं वो शहर की इस तरफ है। तो ये पांचों का जो डेटा होगा वो नागपुर का डेटा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको नागपुर के एयर क्वालिटी देखना है वाकई में, तो आपके स्टेशन भांडेवाड़ी में होने चाहिए, आपके स्टेशन महल में होने चाहिए, आपके स्टेशन सीए रोड पे होने चाहिए, जहां पे बिल्डिंग पास है, जहां पे हवा को निकलने का जगह नहीं मिलता, जहां प्रदूषण ज्यादा है। और इसमें से भी अगर आप सीपीसीबी का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अगर आप वेबसाइट देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि उनमें जो उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा देते हैं हर शहर का, उसमें नागपुर के सामने लिखा रहता है 1 स्टेशन डेटा, मतलब एक ही स्टेशन का डेटा जा रहा है। और वो स्टेशन कौन सा है? सिविल लाइंस का है। और हम सब जानते हैं सिविल लाइंस में बहुत सारे पेड़ हैं, सिविल लाइन में इंडस्ट्री नहीं है, सिविल लाइंस में गाड़ियां कम चलती हैं। तो सिविल लाइंस के डेटा के ऊपर बेस करके नागपुर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। और ये ठीक वैसा ही है कि आपके टीम में विराट कोहली है, आपसे विराट कोहली को देख के अगर बोलेंगे टीम बहुत अच्छी है, नहीं है, वो अच्छा है मालूम है, बाकी 10 लोग कहां हैं? तो उसी तरह से और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि 14 तारीख को दिवाली थी, 14 तारीख की रात और 15 तारीख को सीपीसीबी ने नागपुर का कोई डेटा आपके समक्ष नहीं रखा। और अगर आप सीपीसीबी के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें कुछ शहरों से डेटा नहीं आया, ऐसा लिखा हुआ था, उसमें नागपुर था। तो मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ। और वहीं जो प्राइवेट एजेंसीज जो हैं वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे थे और उन्होंने 14 तारीख के रात के 9 बजे नागपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 बताया जी, जो अनहेल्दी है। 15 तारीख को उन्होंने 155 ऐसा कुछ बताया। और कल की अगर हम बात करें तो कल को रात के 9 बजे गवर्नमेंट एजेंसीज बता रहा है कि नागपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 79 है, जो ओके है, 100 से कम है। वहीं प्राइवेट जो है वो बता रहे हैं कल 152 था। तो ये जो एक डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, इसी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज हाईलाइट किया है कि दोनों के डेटा में मैच नहीं हो रहे दोनों के डेटा। ग्रीन विजल फाउंडेशन काफ़ी वर्षों से एनवायरनमेंट को लेकर काम करते आया है, प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाते आया है। जब इस किस्म का एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेशियो दिखाई पड़ता है तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं वो इट हैज़ एक्चुअली गॉन फॉर अ टॉस? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क बॉस, क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी बताया भी था कि सेम सिविल लाइंस का डेटा 2 प्राइवेट एजेंसी जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया के, मेरे पास है वो जी, मैं आपको दिखा सकता हूं कि अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा की अगर हम बात करें, ये रहा, अगर हम इसकी बात करते हैं जी, तो इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज बहुत क्लियरली ये लिखा है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शोड द सिटीज एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI टू बी 76 which is under satisfactory. Whereas as per IQ Air Map, it's a private agency, the city's AQI was 152. हम बात कर रहे हैं कल रात 9 बजे की, and which is unhealthy.
another website, AQICN.org, said the AQI was 151. So this is 150 to 151 आसपास है, अगेन अनहेल्दी. सो ये जो चीज है, ये मुझे लगता है कि अभी क्या हो रहा है कि भैया हमारा ये डेटा है, हमने ये दे दिया, आगे देखते बैठो जी. वैसा नहीं होना चाहिए. इसके ऊपर चिंतन मंथन होना बहुत जरूरी है आज, क्योंकि इससे आम जनता जुड़ा हुआ है, आम जनता की जिंदगी जुड़ी हुई है. और हम AQI क्यों देते हैं? जिससे आम जनता को पता चले कि हमारे आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है. ये जो पूरा का पूरा लॉकडाउन का वक्त गुजरा, जब पहले दिन प्रधानमंत्री जी ने ये पूरे देश के साथ एक चर्चा करी, और चर्चा नहीं बस एक अपना एक उन्होंने ऐलान किया कि देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है. काफ़ी दिनों तक वो लॉकडाउन रहा, एक बड़े लंबे समय तक. आपके चेहरे पे उदासी इस बात को लेकी थी कि देश में लॉकडाउन है, वहीं पर एक चीज़ को लेके आपके चेहरे पे निखार भी आया कि अब जो पूरा का पूरा समा है, पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा सा उसकी क्लेंजिंग हो गई. कितनी बात ये सच है? देखिए, ये सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया. आई कॉल इट अ सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी बिकॉज इफ यू गो टू सोशल मीडिया यू विल फाइंड everybody is an environmental activist, everybody talks of environment, but I don't know, means जहाँ तक रास्ते में उतर के अगर कुछ करने की बात आई तो it doesn't happen, so that's very surprising. But ये जो बात बोली गई थी ना, देखिए मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करता हूँ. कुछ लोगों ने कहा कि गंगा यमुना ये सब नदियाँ एकदम साफ हो गई. ये हो ही नहीं सकती सर, क्योंकि देखिए आज कोई भी हमारे देश की जो नदियाँ हैं वो दो कारणों से पल्यूट हो रही है. एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज और दूसरा सीवेज डिस्चार्ज. अब इंडस्ट्री के ऊपर में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नजर है जी. इंडस्ट्रीज को बोला जा रहा है, काफी इंडस्ट्रीज को, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD, अर्थात आप एक बूंद पानी भी बाहर नहीं फेंक सकते. आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस तभी दिया जाएगा जब आप ZLD को मानेंगे. ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी, ZLD मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, मतलब आपको पूरे पानी को ट्रीट करके इंडस्ट्री के अंदर में यूज करना है जी. जिसके लिए लोग RO लगा रहे हैं वगैरह वगैरह. सो लॉकडाउन के तहत इंडस्ट्रीज बंद था, जिसके कारण इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है वो मैं मान सकता हूं कि वो बंद था जी. फिर भी फार्मा इंडस्ट्रीज चालू थी जी. और इंडस्ट्री के ऊपर एक रोक है, इंडस्ट्री के ऊपर में फाइन है, इंडस्ट्री के ऊपर में लोग देख रहे हैं जी. मगर पूरे देश में इंसान, हम जो है, हम लोग, हमारी जिंदगी तो चल रही थी जी. तो सीवेज जो हमारे बाथरूम, किचन और टॉयलेट से निकलता है वो तो निकल ही रहा था. और अफसोस की बात है कि ना भी देश में शायद ही कोई ऐसा शहर है, आई रिपीट, हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई शहर है जो पूरा सीवेज जो जनरेट कर रहा है उसको ट्रीट करता है. कोई नहीं कर रहा है. तो अनट्रीटेड सीवेज अल्टीमेटली नदियों में जा ही रहा था. सो लॉकडाउन के समय भी हालांकि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कुछ हद तक रुका हुआ था जी, मगर जो सीवेज हमारे घरों से निकल रहा है वो तो बिल्कुल नदियों में जा रहा था. क्योंकि हमारे देश में या कहीं भी बस जितना सीवेज जो शहर जनरेट करता है वो पूरा ट्रीट नहीं कर पाता है. सो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का लोड कम हुआ था, सीवेज डिस्चार्ज बरकरार था. और जब तक सीवेज डिस्चार्ज बरकरार है तब तक गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र कुछ भी बिल्कुल साफ हो गया एकदम, ये नहीं हो सकता. सो लोड कम हुआ पर एकदम जो साफ हुआ वो मुझे नहीं लगता है. स्कूली किताबों में रह गया है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन स्कूली किताबों में रह गया है कि वास्तविकता में भी कई ऐसी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, या फिर सिर्फ ग्रीन विजिल फाउंडेशन जैसे NGOs अपना झंडा उठाकर नारा लगाते हैं, कुछ अखबार सिर्फ उसको एक खबर बनाकर छापते हैं और लोग उसका सिर्फ तमाशा देखकर 2 दिन चर्चा करके भूल जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है, बट सिर्फ जैसे हम नागपुर शहर की बात करें, सिर्फ हम नहीं, हमारे जैसे ऐसे कुछ और अच्छे NGOs हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं.
और पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। जयदीप दास श्रीकांत देशपांडे से मेरी मुलाकात हुई जी, जी। एक हफ्ते भर पहले की बात जी। कर रहा हूँ। वो शो आपने देखा? हाँ, बिल्कुल देखा मुझे मैंने। बहुत खुशी हुई कि मैं आपने वो बिल्कुल शो देखा। ग्रीन पॉकेट की हम बात कर रहे थे। जी। एक तरफ में अंबाजरी के पास कुछ पेड़ काटने की बात चालू है, जी। वहीं पर अजनी में तकरीबन 6 से 7 हज़ार पेड़ काटने के बारे में सरकार कहीं ना कहीं अपना एक डिसीजन या एक एजेंसी अपना डिसीजन ले चुकी है। ग्रीन पॉकेट्स खत्म होते रहेंगे तो क्या होगा? वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो जयदीप जी ने कहा है, उन्होंने बहुत ही सही पॉइंट पे उन्होंने बात करी है। वो आपका बहुत अच्छा वो शो था। श्रीकांत देशपांडे भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऐसे बहुत लोग हैं। और हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है भारत बंद का उदाहरण, जिसमें हमने देखा कि अगर आम जनता एकत्रित होते हैं और एक कॉज के लिए अगर लड़ते हैं तो पर्यावरण संरक्षण संभव है। और आज देखिए, विकास के खिलाफ कोई नहीं है। विकास तो होगा, पर वो विकास शाश्वत विकास होना चाहिए। एक बहुत ही छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि एज पर ट्री एक्ट और एज पर नागपुर महानगर पालिका का भी जो ट्री एक्ट उन्होंने बनाया, उसमें यह है कि आप एक पेड़ काटने के लिए आपको 2 पेड़ लगाने हैं जी, और नागपुर महानगर पालिका के हिसाब से 5 पेड़ लगाने हैं जी। अब आप देखिए कि कानून क्या बोलता है। कानून ये बोलता है कि आप अगर कोई पेड़ काटना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन करेंगे, ट्री ऑफिसर आएगा, देखेगा, और वाकई में अगर वो काटने के लायक है। कभी कभी होता है कि पेड़ झुक गया है, पेड़ आपके घर के अंदर आ गया है, दीवार को तोड़ रहा है, सूख गया है, जड़ें खराब हो गई हैं, जेन्युइन रीजन, तो फिर आपको वो पेड़ काटने के लिए अनुमति दी जाएगी, मगर उसके बदले आपको 2 पेड़ लगाने हैं और उसके एवज में आपको कुछ डिपॉजिट जमा करनी है। और जब आपके ये लगाए हुए पेड़ बड़े हो जाएंगे, थोड़े बड़े, तो फिर आप वो डिपॉजिट वापस ले सकते हैं जी। मगर दुर्भाग्य की बात है कि कोई वो डिपॉजिट वापस लेने नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है? कोई वो पेड़ लगा नहीं रहा है जी। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि कानून भी इस मामले में थोड़ा सा वीक है। जैसे आज अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से पेड़ काटने में, बहुत सारे लोग हैं जो लोग जाते हैं रोकने के लिए, हमारे जैसे बहुत है, नागपुर महानगर पालिका के लोग आते हैं, पंचनामा होता है, उसके खिलाफ केस बनता है, उसको नोटिस दी जाती है, आगे क्या। आज नागपुर शहर में शायद ही कोई ऐसा आपके सामने मिसाल है कि भाई इस आदमी ने अवैध रूप से पेड़ काटा है, इसके ऊपर यह पनिशमेंट हुआ है। तो अगेन आपका पहला सवाल पे मैं आ रहा हूं कि सख्ती जरूरत है, सख्ती की जरूरत है। जब तक आप कोई गुनाह के लिए किसी को सजा नहीं दोगे, तब तक वो गुनाह है वो कागजों में रह जाएगा। और जो आप कह रहे हो कि जाएंगे, रोकेंगे, झगड़े होंगे, न्यूज बनेगा, 4 दिन लोग चर्चा करेंगे, मैं आपसे कहता हूं कि अगर ऐसे 10 मिसालें खड़ी हो गई ना कि अवैध पेड़ कटाई के खिलाफ में एक्शन लिया गया है, तो वाकई में अवैध पेड़ कटाई जैसी चीजें रुक सकती है। और दूसरा, जहां पे मैसिव होता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया, अजनी की बात की आपने, बाकी कहीं पे पाइपलाइन बनेगा, कुछ होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रशासन और जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनके लिए जो भी आप नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसमें आप मिनिमम पर्यावरण को हानि करें, ये उनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। बाकी हर चीजें प्राथमिकता है, पेड़ तो काट लेंगे यार, उसके बाद में देखेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज है, अगर लोग सोचे और अगर सारे स्टेक होल्डर को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा बस, क्योंकि पेड़ सबके लिए, ऑक्सीजन सबके लिए है। जब हम इस पूरे के पूरे आयाम पे बात करते हैं, हम दुनिया को बचाने की बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं, ये जिम्मा कुछ फाउंडेशंस ने लेकर रखा है, कुछ NGOs ने लेकर रखा है, उनके कंधे पे ये पूरी की पूरी बंदूक है और वो अपने कंधों को रोज़ मजबूत करते हैं और रोज़ आगे बढ़ते हैं। आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज में ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम वादा करते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीत के आएगी तो हम इस एनवायरनमेंट को बचाएंगे? बिल्कुल होना चाहिए। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में ये आजकल आने लगा है, आने लगा है राज।
मगर इसका कितना ज्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बहुत जरूरी है। कि हम वादा आज कर रहे हैं कि हाँ हम ये होगा तो हम ऐसा करेंगे, बट वो एक्चुअली में होना चाहिए। पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले 15-20 साल से इस फील्ड में जो काम कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बदलाव है ना, ये आम आदमी लाएगा। आज अगर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये आता है जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कहती है कि आप हमें अगर चुन के लाएंगे, हम पावर में आएंगे, तो हम यहां ये पर्यावरण का ये करेंगे, सो वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आम आदमी को, आम सिटीजन को उनसे करवाना पड़ेगा। अगर हम हमारे घर के अंदर बैठे रहेंगे, पर्यावरण संरक्षण फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे नहीं होता है। पर्यावरण संरक्षण रास्ते पे उतर के होता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई आपको कुछ वादा किए हैं, वो वादा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने देखा कि बराक ओबामा जी ने पेरिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप जी को नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको सिर्फ अपने इकोनॉमी दिखी। उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से वो बाहर दे, पूरे अमेरिका में विरोध होने लगा। और इस बार के अमेरिकन इलेक्शन में बिडेन साहब का मेन जो एक मैनिफेस्टो था, वो ये था कि अगर मैं पावर में आऊंगा तो आई विल गो बैक टू पेरिस एग्रीमेंट। एंड पेरिस एग्रीमेंट वही है जो आज पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है, कार्बन एमिशन को कम करने की बात कर रहा है। सो ऑलरेडी जो आपका सवाल है कि ये मैनिफेस्टो, ये ऑलरेडी आ गया है। ये विकसित देशों में पर्यावरण एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो का पार्ट है। हमारे देश में उतने विशालाकाय रूप में ये आया नहीं है आज के डेट में, पर इसे आना पड़ेगा और उसको पूरा कराने के लिए आम जनता को बाहर आना पड़ेगा। जो पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, जिस पर्यावरण को हम बचाने की बात कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी आप कहते हैं कि सरकार की तो है ही, वहीं पर एक आम जनता की भी ये जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार ही अपने विकास के नाम पर पेड़ काटेगी, तो उस सरकार के खिलाफ अगर लोग खड़े भी हो जाएंगे तो वो कब तक होंगे? देखिए, होना तो पड़ेगा। हमारे सामने आरए का भी एग्जाम्पल है, रुका है, बदलाव आया है। तो देखिए, ये हमारे सर्वाइवल की बात है। और एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा राज, कि मैंने एक और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जहां तक हम नागपुर में रहते हैं, और अगर हम नागपुर महानगर पालिका की बात करें, उसमें जो भी उच्च अधिकारी हैं, अगर आप उनको टेक्निकली समझा सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स, सो काफी बार वो आपसे सहमत हुए और पर्यावरण संरक्षण की तरफ कदम उठाए गए हैं काफी बार। और ऐसे काफी अधिकारी, नागपुर खुशनसीब है कि नागपुर में ऐसे काफी उच्च पदस्थ अधिकारी आए हैं जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति अति सचेत है। मैं पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, पर फिर भी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे भूतपूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर श्री अभिजीत बांगर जी का। बिल्कुल सच। मैं अचंभित हूं और मैं अपने बच्चों से चर्चा करता हूं कि श्री अभिजीत बांगर जी आईएएस अधिकारी हैं या एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है जी। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब हमने उनके समक्ष रखा कि सर, अंबाझरी गार्डन में अगर हम अंदर जाते हैं, जहां पे हम गाड़ियां पार्क करते हैं, वह रोड वाइडनिंग हुआ, उसके कारण एक 300 साल पुराना पेड़ पीपल का एकदम झुक गया है। वो पेड़ अगली बारिश में गिर जाएगा, तो हमें इसको बचाना है। तो चर्चा होने के बाद उन्होंने वहां पे एक दीवार का निर्माण करा, उसके अंदर में खाद मिट्टी सब डाला गया जिससे पेड़ को सपोर्ट मिले जी। और वो पेड़ आज सकुशल खड़ा है। जब हमने चर्चा करी कि उन्होंने पूछा कि थोड़े से हवा में चलने से हमारे शहर के पेड़ गिर क्यों रहे, तो उसमें चिंतन मंथन हुआ और हमने ये पाया कि नागपुर का ग्राउंड वाटर टेबल ऑलरेडी बहुत नीचे है और सीमेंट रोड या बाकी रोड के कारण सारे पेड़ चोक हो गए हैं, और चोक हो जाने के कारण पानी अंदर नहीं जा पा रहा, तो जड़ों को पानी नहीं मिल रहा है जी।
तो उन्होंने अपने टीम के साथ, मैं इसका साक्षीदार हूं, उन्होंने करीब 7-8 मीटिंगें करी जी, और 9,000 पेड़ों को डीचोक करने का जिम्मा लिया गया और काफी हद तक किया भी गया। सो अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे अधिकारी उनके जैसे होंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी सिर्फ पर्यावरण नहीं है, उनको तो पूरा शहर चलाना है। तो इसके लिए अगर आप आम आदमी अगर अपने कंसर्न्स लॉजिकल, ऐसा नहीं कि भाई विकास के खिलाफ जाके झंडा लेके बढ़ गए, नहीं होने दूंगा, ऐसे नहीं होगा। बात शाश्वत विकास की होनी चाहिए। मैं आपने पॉलिटिकल बात करी, मैं बताना चाहूंगा हमारे भूतपूर्व मेयर माननीय अनिल जी सोले जी, उन्हें मैं श्रद्धा से ग्रीन मेयर बुलाता हूं। उन्होंने काफी इनिशिएटिव लिए पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। जो नाग नदी जो हम सफाई करते हैं, देखिए इसमें क्या है, लोग कहेंगे नाग नदी को हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हम, क्योंकि नाग नदी का उगम स्थान किसी जमाने में दाभा लाभा हुआ करता था, जहां पहाड़ों से पानी आती। अभी तो वो है नहीं, वहां पे घर बन गए, वो बंद हो गया। अब हम ही कह रहे हैं कि नाग नदी का उगम स्थान अंबाझरी ओवरफ्लो है जी। ये सरासर हमारा स्टेटमेंट ही गलत है कि कोई तालाब का ओवरफ्लो नदी का उगम स्थान कैसे होगा। सही बात। सो वेरी अनफॉर्चुनेटली जिस नदी से हमें अपना नाम मिला है, जिस नागपुर शहर बसा है, वहां पे आज शहर का सीवेज बह रहा है जी। पर उसको क्लीन करना इसलिए जरूरी है कि जो बारिश का पानी है वो नाग नदी के माध्यम से बाहर निकल जाता है जी। तो माननीय अनिल जी सोले ने ये दिखाया था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से किस तरह एक इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा सकती है। 2012 या 13 की बात है, ह्यूमन चेन बना, लोग आए, सब लोगों ने नाली, तो ये जो चीजें हैं, तो आज चाहे आप अधिकारियों की बात करें, पॉलिटिकल लीडर की बात करें, उसके बाद मेरे बहुत ही मैं उनको बहुत मानता हूं एज ए लीडर, माननीय प्रवीण जी दटके आए जी, और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई स्टेप उन्होंने उठाए। अनिल जी सोले ने शुरू किए थे पूर्णिमा दिवस कैंपेन, जिसमें ऊर्जा बचत कैंपेन, जिसके कारण अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ अर्थ डे नेटवर्क ने नागपुर महानगर पालिका को अवार्ड दिया जी। प्रवीण दटके जी ने भी काफी चलाए। उसके बाद हमारी ताई जिशकार मैडम आई, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। तो देखिए, अगर आप लॉजिकली पर्यावरण संरक्षण को रखते हैं तो मेरा यह मानना है, चाहे वो अधिकारी हो या पॉलिटिकल लीडर हो, वो मानते हैं। एक बहुत ही सीनियर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं जो आपकी सहपाठी भी हैं, आपकी वॉलंटियर भी हैं, सुरभि जायसवाल जी। वो कह रही हैं कि एज ऑनरेबल जो बाइडेन वन हार्ट्स ऑफ वेरियस एनवायरमेंटलिस्ट एंड एनवायरमेंट एक्टिविस्ट with entering Paris Agreement as his major step after getting elected, we too need politicians who progress and are steered in similar way for sustainable planet. तो ये राजनेताओं से जो अपेक्षाएं हैं, अब राजनेता तो शायद कह दें, क्योंकि उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ता है, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे रहकर अपनी बात कहनी पड़ती है, तो कह भी दें, लेकिन ये अधिकारियों को कैसे समझाएं? क्या वो एक ही तरीका है रास्ते पे आके अपनी आवाज को? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ राज। देखिए, हम एक्टिविस्ट हैं, हम काफी बार रास्ते पे उतर के करते हैं, पेड़ कटाई के खिलाफ लड़ते हैं, बट मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ राज कि अक्रॉस द टेबल बैठ के पहली कोशिश जो है जी, वो एक शाश्वत विकास की कोशिश करनी चाहिए एंड गोल्ड मीन हमें निकालना है। पर अगर आरटीआई की अगर बात करें, जयदीप दास और श्रीकांत देशपांडे से जब मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर एफिडेविट फाइल करेंगे, आरटीआई फाइल करेंगे, एक स्टे लेकर आएंगे, वापस से रस्तों पर बैठेंगे, इंतजार करेंगे कि कब सरकार अपना या फिर वो एजेंसी अपना ये पूरा का पूरा जो विकास का जो सोच है इसको कहीं और शिफ्ट करे और वो पेड़ बच जाएं। बिल्कुल। जो हालात हैं अभी कोर्ट्स के, बहुत वक्त लगता है साहब इंसाफ लाने में, मुझे मालूम है। देखिए, मैं इसमें एक और आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हम आपको ये सवाल पूछे कि सौरव गांगुली बेटर बैट्समैन है या राहुल द्रविड़, दोनों अलग अलग खेलने की शैली अलग अलग है।
हैं जी दोनों महान बैट्समैन हैं। जी तो उद्देश्य सभी पर्यावरणविदों का एक ही है कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना है। सोच थोड़ी अलग होती है, बट मुझे ऐसा लगता है बस कि जो भी आपका मुद्दा है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज एक ऐसा प्रोजेक्ट आया कि फलाने जगह से एक पाइपलाइन जाना है जिसमें गरीबों को पानी दिया जाएगा। मानो वहां पे कोई स्लम है, यहां पे कोई लोग रह रहे हैं, पानी ना, वाटर इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी जी। अब उसके लिए बोला गया कि भाई 50 पेड़ कटेंगे। तो पहला ऑप्शन ये है पाइपलाइन नहीं चाहिए, बट क्या ये सही है? हमें पर्यावरणविदों को भी ये सोचना पड़ेगा कि पानी, अगर वहां पे कोई मॉल बनना है तो करें विरोध जी, पर जब पाइपलाइन बन रहा भैया वो पानी तो जरूरी है दोस्त। सो आपको अधिकारियों के साथ अक्रॉस द टेबल बैठना है और उनको बताना है हम मानते हैं कि पाइपलाइन जरूरी है, पर भैया ये जहां से आपने ड्राइंग किया ना वो ना करें। अगर आप इधर से ले जावे तो 50 पेड़ की जगह सिर्फ 10 ही पेड़ कटेंगे। एक एग्जाम्पल था भारत वन वाला, जिसमें भारत वन पे एजिटेशन हुआ और उस एजिटेशन के बाद जब माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नितिन गडकरी साहब आए और जब उनको पूरा का पूरा मैप दिखाया गया, उस मैप को देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये रास्ता यहाँ से तो आसानी से निकल सकता है, तो पेड़ मत काटिए। सिंपल, मैं वैसी बात को तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये भारत वन तो एक बहुत बड़ी मिसाल है और भारत वन में हम भी जुड़े थे, बट हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। भारत वन में वहाँ के जो भारत वन के लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, हम सिर्फ सपोर्ट में पीछे खड़े थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। बट देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि पहला स्टेप ही एजिटेशन नहीं होना चाहिए। पहले बैठें, बात करें, अपना पक्ष रखें, उनका पक्ष सुने और फिर एक गोल्डन मीन निकालिए। देखिए मेरा ये कहना है, मैं आपके इस फेसबुक लाइव के थ्रू कहना चाहता हूं, जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप रास्ता यहां से ले जाएंगे तो 10 पेड़ कटेंगे, तो कोई बोल सकता भाई आप कैसे पर्यावरणविद हो यार, 10 पेड़ कटवा रहे हो। फाइन, 50 पेड़ कटते थे, अभी 10 कटेंगे जी। अभी 10 के बदले में उनको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हम 10 के जगह 1 के बदले 5, 50 पेड़ लगाएंगे और वो 50 पेड़ उसी एरिया में लगाना है। ये नहीं कि हमने काटा यहाँ पे आम का पेड़ और हमने लगाया बोगनविलिया का पेड़ मेरे फार्म हाउस में, उससे पर्यावरण को कोई फायदा नहीं है जी। पेड़ जहां कटेगा उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको लगाना है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन शहर में हो रहा है, शहर के बाहर करके क्या फायदा जी। तो इससे क्या होगा, पाइपलाइन बनेगा, लोगों को पानी मिलेगा, 50 पेड़ की जगह 10 पेड़ पे आ गए और 10 पेड़ की जगह पे नए 50 पेड़ लगे। तो और एक बात क्या है, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, मैं खुद MSc एनवायरमेंटल साइंस हूं, मैंने 5 साल एनवायरमेंट साइंस पढ़ा है और मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सुरभि जायसवाल हो, कल्याणी वैद्य हो, मेहुल कसूरकर हो, शीतल चौधरी हो, ये सारे लोग MSc हैं, कुछ लोग तो डॉक्टरेट हैं। तो हम टेक्निकली बात करते हैं बस, और हम सामने का पक्ष भी सुन के समझने की कोशिश करते हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ शाश्वत विकास है। NGOs जितने हैं जी, वो आए दिन सैपलिंग एक्टिविटी करते हैं, सैपलिंग ड्राइव करते हैं जी। आपको उससे भी आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, पेड़ लगाए ना, मगर सिर्फ पेड़ लगा के ही देखिए उसमें आपत्ति नहीं है। 2 किस्म के देखिए ड्राइव होते हैं, एक होते हैं पेड़ लगाना, एक होता है पेड़ लगा के सेल्फी लेना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है। आप पेड़ कहाँ लगा रहे हो? देखिए मैं आपको मैं बताता हूँ, आप खुद भी जानते हैं कि आपको काफी बार व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में दिखेगा कि एक पेड़ लगा है, 5 लोग पत्ते पकड़ के खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं जी। गौर करिए, उस पेड़ के ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रहा है। तो भैया जहां पेड़ लगाए हो, जैसे ही ये पेड़ बड़ा होगा इस पेड़ को काटा जाएगा, क्योंकि ऊपर में हाई टेंशन वायर है जी। फुटपाथ के ऊपर में पेड़ लगा दिया थोड़ा खोद के, ओ भैया फुटपाथ है, नीचे में सीमेंट कैसे कर रहे हो? तो लोकेशन इज इंपॉर्टेंट बॉस। पेड़ आप वहीं लगाएं, अच्छा, और विदाउट ट्री कवर, ट्री गार्ड, अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो भैया आप पेड़ लगा के घर तक नहीं पहुंचोगे, बकरी गैया आके वो पेड़ खा जाएगी। तो पेड़ लगाएं पर पिंजरीकरण के साथ लगाएं, या कोई प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे लगाएं। देखिए इसमें भी आइडियाज आ सकता है। आप स्कूल में जाइए,
स्कूल में जाके बच्चों से बात करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनके साथ पेड़ लगाइए, एक एक पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2-2 बच्चे को दीजिए, पेड़ का नामकरण भी बच्चों के नाम से करिए और बोलिए 6 महीने बाद आके रिव्यू होगा, अवार्ड मिलेगा। अध्यापकों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, देखिए पेड़ कैसे बड़ा होता है, हमने किया है सर, बड़े पेड़ बड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं कि हमने गलती नहीं किया, हमने खूब गलती करी, सब करते हैं, पर गलती करके सीखा है सर। तो मेरा वही कहना है कि अगर आप पेड़, और आज एक क्या है देखो राज, पर्यावरण की बात करो, जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं बैठे हैं, जैसे उनको पता चला कि ये पर्यावरण के लिए काम करते हैं, सर जी हमने भी बहुत पेड़ लगाए, बस वही काम। बॉस, पर्यावरण संरक्षण से पेड़ लगाना नहीं है। पर्यावरण संरक्षण आपको उसमें एयर क्वालिटी आता है, उसमें वाटर क्वालिटी आता है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट आता है, उसमें नॉइज एनवायरनमेंट आता है। एनवायरनमेंट इज ए ओशन, वी स्टडीड इट फॉर 5 years, वी नो इट बॉस। बट लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ एक पेड़ लगा दिए हम भी पर्यावरणविद बन गए, तो वो कॉन्सेप्ट से मुझे आपत्ति है बॉस। As a representative of the Green Vigil Foundation, जी, given a chance, आप क्या amendments चाहते हैं, क्या implementations चाहते हैं in the law system जिससे ये पर्यावरण संरक्षण हो? सबसे पहले तो मैं ट्री एक्ट में बदलाव चाहता हूं। जो हमारा ट्री एक्ट है उसमें काफी लूप होल्स है। पहली बात, ट्री एक्ट में लूप होल्स काफी हैं, उसमें सजा कड़क करना पड़ेगा। जो पेड़ कट रहा है उसी एरिया में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्री एक्ट में लिखा हुआ है कि ट्री इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा जो पेड़ कटा है वो पेड़ या उसी स्पीशीज का पेड़ वहां पे या जहां उन्हें सही लगे वहां पे वो पेड़ लगाया जाए। देखिए हम पूरा लूपहोल्स दे दिए उनको। मैं काट रहा हूं नीम का पेड़, मैं लगा रहा हूं पपीते का पेड़, और वहां या कहीं भी मैं लगा रहा हूं मेरे घर के पास में, फार्म हाउस में, क्या फायदा होगा हमारे शहर को? तो इस तरह से काफी लूपहोल्स हैं। मैं ट्री एक्ट को कड़क करना चाहूंगा, पहली बात। दूसरा, मैं सॉलिड वेस्ट जनरेशन सेग्रीगेशन पे कानून बनाना चाहूंगा, एंड आई वांट दैट एवरी सिटी शुड हैव मैंडेटरी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स। अदरवाइज अगर मैं आपको बोलूंगा कि राज जी आप सॉलिड वेस्ट को गीला कचरा सूखा कचरा अलग करो, और आप करोगे भी और फिर मैं अलग से लेके भी जाऊंगा, जाके मिक्स करूंगा, तो कोई मतलब नहीं है। कमिंग बैक टू एयर एनवायरनमेंट, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि क्लीन एयर, क्योंकि सांस लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके ऊपर कानून बने और एयर पोल्यूशन करने वालों पे कार्रवाई हो। छोटा सा एग्जांपल सर, पूरे देश में 35 रुपए में तो पीयूसी मिलता है सर। कौन चेक कर रहा है आपकी गाड़ी क्या करता है? गलियारे में खड़े हैं लोग मारुति लेके, आप जाइए गाड़ी दिखाइए, 35 रुपए दीजिए। एक भी व्यक्ति आपको लगता है जिसको उन्होंने बोला होगा कि नहीं नहीं आपका तो प्रदूषण करता है? यहां पे भी कानून होना चाहिए सर। आपने लॉ की बात करी जी, यहां पे कानून होना चाहिए। हम पर्यावरण को बहुत ढीले तरीके से ले रहे हैं और हम अध्ययन में भी ढीले तरीके से ले रहे हैं। हमने सेकेंड ईयर में पर्यावरण एनवायरमेंट साइंस कंपलसरी किया, मगर वो मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी के मार्क्स में काउंट नहीं होगा, वो इंटरनल होगा, उसमें इंटरनल ग्रेड दिए जाएंगे। तो जब तक मेरे मार्कशीट में नहीं आएगा उसका इंपैक्ट नहीं होगा, मैं काहे को पर्यावरण पढ़ूंगा? तो हर जगह पे मैं 2 एग्जांपल दिया, पीयूसी का दिया, पढ़ाई का दिया, हर जगह में। या पेड़ कटाई के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, झगड़े करते हैं, फसाद करते हैं, आपको धमकियां मिलती हैं, एनएमसी वाले तुरंत आ जाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है, नोटिस होता है, आगे क्या पनिशमेंट कहां है? तो जब तक ये चीजें कड़क नहीं होंगी तब तक पर्यावरण संरक्षण चंद लोगों के लिए रह जाएगा। ये चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, पर जैसा चलना वैसा ही चलेगा। कोरोना के वक्त में हमने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ा जी। अब उसकी एक अलग वजह है, क्योंकि वो ज़रूरत था उस वक्त, वो ज़रूरी था उस वक्त। लेकिन नम्रता झवेरी देख रही हैं आपको, कहती हैं कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर कार्बन सिंक्स along with planting. It's depleting widely and a day will come when we will need to buy oxygen. सिर्फ जैसा ग्रीन लंग्स की जो आपने बात करी, आप ही की बात कर रही है वो,
सेम लाइन पे। तो आपको लगता है जिस किस्म की चीज़ें अगर जैसी चल रही हैं और आपकी अगर कहीं सुनवाई ना हो तो क्या वाकई में आने वाले वक्त में ऐसा दौर आएगा जब हम ऑक्सीजन हमको खरीद के चलना पड़ेगा, हर कोई एक बैग कैरी करेगा जिसमें ऑक्सीजन की अपलिफ्टिंग होगी, या पेट्रोल जैसे मैं चाहता तो नहीं हूँ राज कि ऐसा दिन आए, और पर मुझे लगता है कि वैसा दिन शायद हम और आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पर आने वाले प्रजन्म के लिए मुश्किल है। मगर एक बहुत अच्छी बात यह है राज कि विकसित देश जो हैं उनको ये चुभन अभी चुभने लगी है, वो पर्यावरण के बारे में अभी बहुत सीरियस हो गए हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि मोर देन 190 कंट्रीज हैव साइन पेरिस एग्रीमेंट। सो जब तक उनको ये चुभन लगेगी, देखिए कोई भी अगर आप बदलाव की बात करते हैं ना तो विकसित देश में पहले होता है जी, वहां से फिर आएगा जी। और एक चीज जो मुझे अच्छी लग रही है, आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल गाय, बट फिर भी मुझे एक चीज अच्छी लग रही है कि अभी की जो सरकार है वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन बोले, थोड़ी जिम्मेदारी से डिसीजंस ले काफी, चाहे देखिए स्वच्छ भारत मिशन बोले, माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन शुरू करना, पर्यावरण के प्रति उनका जो कमिटमेंट है। दूसरा जो इंडिया में हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5-6 सालों ने सोलार एनर्जी पे जो पैराडिम शिफ्ट हुआ है हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोलार एनर्जी कंजम्पशन जो हमारा है दैट इज इंक्रीज बाय 12 to 13%। हम लेट हो गए हैं बट ये बहुत लेट नहीं हुए हैं, पर अभी जो सरकार है इसकी जो सोच है, और इस बार का अगर आप बजट देखेंगे, केंद्रीय बजट जी, वो पूरा पर्यावरण पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर घूमने वाला बजट था, पर्यावरण के उसमें अगर कोई स्टेट अपने शहर में क्लीन एयर के ऊपर काम करता है तो उसके लिए करोड़ों का बजट दिया जाता है जी। आप अगर अपने शहर के वाटर बॉडीज को क्लीन करना चाहते हैं उसके लिए अलग से पैसा आपको दिया जा रहा है। तो इतना एलोकेशन पहले नहीं था सर, जो पिछले 5-6 सालों में दिखने में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है जी, जो केंद्र सरकार है वो काफी हद तक पर्यावरण के प्रति सचेत है, और मुझे लगता है कि अगर ये सिलसिला चला, और एक बात कि पेरिस एग्रीमेंट में जो इंडिया का जो टारगेट है कि 2030 तक हम 2005 में जितना प्रदूषण करते थे कार्बन एमिशन उससे 33% कम करेंगे। आई एम डेड श्योर 2030 तक इंडिया विल अचीव दैट, जबकि शुरुआत में लगा नहीं था, बट जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो आई थिंक विल बी अचीविंग दैट। तो उम्मीद तो है कि हालात बदलेंगे, और विकसित देशों में बदलेगा तो हमारा तो पक्का बदलेगा। ग्रीन विजन फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी की फंडिंग पे नहीं जीती, आप जी सेल्फ फंडेड हैं जी। किस तरह से फिर आगे देखते हैं ग्रीन विजन फाउंडेशन को लेके जाने की जो सोच है उसको आगे कैसे लेके जाने की सोच रखते हैं? देखो राज, ऐसा है कि जब ग्रीन विजन फाउंडेशन बना था तो हमने यही एक सोचा था कि हम सेल्फ फंडेड रहेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर आपके सोच में पैसा आ जाता है तो आपकी आवाज़ रुक जाती है, और हम नहीं चाहते कि हमारी आवाज़ रुके। आज जिस तरह से हम आपसे खुल के बात कर रहे हैं, अगर कहीं से कोई फंडिंग वंडिंग रहता तो हमें उनको गार्ड करके बात करना पड़ता जी। और दूसरी बात, आज ग्रीन विजन फाउंडेशन में 40 मेंबर्स हैं और हम लोग बहुत चूजी हैं सिलेक्शन में। तो ये जो बच्चे काम कर रहे हैं ये सारे बच्चे फ्री में काम कर रहे हैं जी, और ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी ताकत है कि आज अगर कोई भी बच्चा बोले कि मैं ग्रीन विजन के लिए इतना काम करता हूं और मुझे आप स्टाइफन दें, आप मुझे पेमेंट करें, तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो पैसे लेते नहीं हैं। तो जब आपका मैन पावर जो है जी, वो जब इतना समय दे रहा है और बिना पैसे लिए दे रहा है जी, तो हमें लगता है कि नागपुर जैसे शहर में अगर आप पर्यावरण संरक्षण का काम करें जी। तो आपको फंडिंग की जरूरत नहीं है, बस आप काम कर सकते हैं। मेरा ये आखिरी सवाल होगा आपसे, जी। आने वाले दिनों में हमारे शहर के मेयर बदल रहे जी। हैं, माननीय दयाशंकर तिवारी जी शहर के नए मेयर बनने के लिए जी। बिल्कुल तैयार हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? दया भैया से यही अपेक्षा रखूंगा कि हमारे परिचित है, वैसे तो संजीव जी जोशी भी मेरे, हम उनको अच्छे से जानते हैं और उन्होंने भी ये सच है कि उनके कार्यकाल में
पर्यावरण संरक्षण के लिए मैंने जो भी उनसे चर्चा करी है और उनको रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने हर बात माना है। मतलब अरे नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिंतन मंथन करते हैं, काफी करते हैं। और दयाशंकर तिवारी जी तो अपने होमवर्क के लिए जाने जाते हैं जी। मतलब वो इतना पढ़ते हैं जी। और वो पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। और मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं उनसे चर्चा करूंगा, जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि उनका कार्यकाल अभी शुरू हुआ नहीं है। कभी उनके साथ में हम बात करेंगे। बट मुझे इतनी पूरी उम्मीद है कि जितना मैं दया भैया को जानता हूं और उनके जैसे बुद्धिजीवी जब हमारे शहर के मेयर बनेंगे तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। और एक चीज देखिए, आप एक चीज अगर देखेंगे ना तो नागपुर के लिए एक बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है कि हमें जो कंटिन्यूअस मेयर मिल रहे हैं ना, सारे एनवायरनमेंट से कंसर्न है। लाइक पहले सोले सर जी, उसके बाद प्रवीण दटके जी, उसके बाद नंदा जिचका ताई तो विदेशों में जाके पर्यावरण के बारे में भी, वहां पे भी जाके उन्होंने स्टडी समिट्स अटेंड किए हैं, वहां पे उन्होंने लेक्चर दिया है, उन्होंने नागपुर को उनके सामने प्रोजेक्ट किया है। शी वॉज वेरी मच एनवायरमेंट फ्रेंडली। एंड देन अभी संदीप जी भी हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका कार्यकाल में आधा टाइम तो कोरोना में चला गया जी। एंड देन कम्स दया भैया। मुझे तो उनसे बहुत उम्मीद है और मैं ये कहना चाहूंगा, एकदम फ्रैंकली बोलना चाहूंगा कि दया भैया से तो मैं झगड़ भी सकता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात आई तो उनके केबिन में जाके एक छोटे भाई होने के नाते जी, अगर कोई भी उनका निर्णय पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ जा रहा है या कोई और निर्णय जा रहा है तो मैं उनसे जरूर चर्चा करूंगा और मैं ये कर सकता हूँ उनके आशीर्वाद से। और हमें उम्मीद है कि पर्यावरण के प्रति जो नजरिया है वो काफी हद तक बदलेगा। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, नागपुर की जनता से क्या उम्मीद करते हैं? नागपुर की जनता से यही उम्मीद है, आवाज उठाइए। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी एक्शन पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है तो आप आवाज उठाइए। नागपुर की जनता बहुत सचेत है। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो एनएमसी में फोन करिए, हमें फोन करिए। अवैध पेड़ कटाई हो रही, अगर कोई प्रदूषण कर रहा है तो बताइए। देखिए आपको मैं एक और बात, जितनी बातें करें उतनी बातें आगे आती हैं। नागपुर ने यह प्रयोग किया आर्टिफिशियल टैंक गणपति विसर्जन में, और हम पिछले 10 साल से फुटाला लेक के एयरफोर्स साइड में 10 दिन रहते हैं। एक दिन नहीं जी, 10 दिन हम रहते हैं। और आप देखिए कि आज नागपुर शहर में पिछले साल और इस साल करीब 200 से ज्यादा आर्टिफिशियल टैंक की स्थापना की गई जी। और अगर आप एनएमसी के डेटा पे गौर करेंगे तो पिछले साल करीब 2.5 लाख मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाब में हुआ और इस साल भी करीब 1.25 लाख मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाब में हुआ। ये इस बात को दर्शाता है कि नागपुर की जनता पर्यावरण के प्रति कितनी सचेत है और नागपुर के जनता का कितना बड़ा कोऑपरेशन पर्यावरण संरक्षण के लिए हासिल है। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम जो पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम नागपुर शहर में लड़ रहे हैं, जहां के जनता खुद पर्यावरण के प्रति इतनी सचेत है और इतना सपोर्ट हमें मिलता है। और यही देखिए, मैं आप जानते हैं, आप पढ़िए, आप जानते हैं आज को तो इंटरनेट में सब कुछ है। बाकी शहरों में पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना कुछ नहीं हो रहा और वहां पर्यावरण संरक्षण के लिए बात करने वालों को मुंह बंद करा दिया जाता है, पर नागपुर शहर में आपको सपोर्ट किया जाता है। तो नागपुर एक बदलता शहर है, नागपुर एक पर्यावरण सचेत लोगों का शहर है। नागपुर में ऐसे बहुत एक्टिविस्ट हैं जो पर्यावरण के लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए। मैं अगर आप चाहे तो मैं हाथ में गिना के आपको 20-25 ऐसे लोग गिना सकता हूं जो बेहतरीन है, जो अपना सब काम काज छोड़ के पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो उनमें से सिर्फ एक है। सो दिस इज द वे इट इज। तो उम्मीद है कि नागपुर आने वाले दिनों में पर्यावरण संरक्षण के पथ पे अग्रसर होगा और एक बहुत बेहतरीन शहर होगा। सिर्फ हम ज्यादा पेड़ है उस हिसाब से नहीं, हमारे नदी तालाब स्वच्छ होंगे, हम सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करेंगे, हम खुले आसमान के नीचे स्वच्छ वायु में सांस ले पाएंगे, हमारा एयर पोल्यूशन कम होगा, नॉइज पोल्यूशन कम होगा और आने वाला प्रजन्म हमें इसके लिए धन्यवाद देगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि
बदलाव जो है, बदलाव बहुत धीमी आहट से आता है। महसूस करो, एहसास होगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने इतनी अच्छी बात करी। उम्मीद है कि आपकी बात नागपुर की जनता के दिल से लेके दिमाग तक पहुंचे, और जिस तरह आप इस पर्यावरण को बचाने निकले हैं, नागपुर की जनता आपके साथ रहे, और आप जब जब पलट के देखें तो नागपुर आपके पीछे खड़ा रहे। थैंक यू सो मच राज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you वक्त so दिया। much. बहरहाल इस पूरे की पूरे इंटरव्यू में जब मैं बात कर रहा था कौस्तुभ चैटर्जी से, तो एक कहानी मेरे जहन में बार बार घूम रही थी। वो कहानी मैं आपको छोटी सी सुना दूँगा। छोटा था तब दादाजी से कई बार हिस्ट्री की डिस्कशन करता था, तो वो बताते थे कि ये पूरी की पूरी 1947 से जो लड़ाई थी, वो उन्होंने, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई थी उसके पहले उन्होंने वो देखी। उस लड़ाई में उन्होंने एक बात कही कि एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास गए थे और उन्होंने मदद मांगी कि हमें ब्रिटिशर्स को हमारे देश से निकालना है और अब हमें आज़ादी चाहिए। तो अडोल्फ हिटलर ने पहले वो मुस्कुराए, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसे देश से आते हो जहाँ पर अगर एक एक जो तुम्हारा सिटीज़न है, एक एक जो तुम्हारा नागरिक है, देशवासी, अगर वो एक एक चाटा मारेगा ब्रिटिश सोल्जर्स को, तो वो वैसे ही भाग जाएंगे। तो यहाँ मदद के लिए आए हो, अपने लोगों के पास जाओ, उनको पहले खड़ा करो। कौस्तुभ चैटर्जी भी वही कह रहे हैं, आपको खड़ा होना ज़रूरी है, हमें खड़ा रहना ज़रूरी है। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, अगर हमें देश को बचाना है और हमारे शहर को बचाना है। अब जो रिमोट है वो आपके हाथ में है, पावर ऑफ करना है या पावर ऑन, या आप डिसाइड करें। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड अबव ऑल पर्यावरण बचाएं और जिंदा रहें। जय हिंद।